हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संविधान के पार्ट 2 वीडियो में। और संविधान पार्ट 2 में आप लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे। कल पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसे देखिए। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही, कहाँ कहाँ से मोटिवेशन मिला और संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। ये सारी चीजें मैंने कल पार्ट 1 में आपको बताई थी। और फिर मैंने यहां तक बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, है ना। अब इस संविधान में क्या क्या चीजें थी, यानी जनता को अब क्या क्या चीजें मिलनी थी नियम और कानून के रूप में। मतलब शासन, ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद यह हुआ कि अब जनता के लिए लोकतंत्र स्थापित होगा, नियम कानून बनाए जाएंगे। तो अभी नियम कानूनों का जो पूरा खाका था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। इसके बाद अनुसूची, तो अभी तो अनुच्छेद जो है आपके 450 के आसपास हो गए हैं, अनुसूची भी 12 हो गई हैं और भाग जो है आप देख सकते हैं 22। तो सबसे पहले यह था संविधान जो बना उसकी विशेषता क्या थी, है ना। सबसे पहली विशेषता थी कि संविधान की सर्वोच्चता। यह मैंने आपको कल बता दिया था कि देश में संविधान सर्वोच्च है, टॉप पर है। लिखित संविधान है, मतलब हैंड रिटेन लिखा हुआ संविधान है। विश्व का विशालतम संविधान है, यानी विश्व में सबसे बड़ा विशाल संविधान, जितने ज्यादा नियम कानून सब हमारे संविधान में इतना कहीं नहीं। संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि आप अपने क्षेत्र से जनता जो है 18 साल से अधिक वाले सांसद को चुन सकते हैं। वयस्क मताधिकार, देखिए ये वही चीज है, वयस्क मताधिकार। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है इसलिए कि जो आपके कोर्ट हैं, जो न्याय है, जो मुकदमे होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये स्वतंत्र है। इस पर कोई राजनीतिक दबाव या संसद का दबाव या नेता का दबाव या प्रशासन का दबाव नहीं रहता। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं निर्णय लेने देने के लिए, संविधान के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए हैं, धाराएं हैं, उनके अकॉर्डिंग। फिर है धर्म पंथ निरपेक्षता। ये सबसे जरूरी चीज है हमारे संविधान की। इसमें क्या हुआ कि अब हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, ना ही किसी कोई धर्म अगर पनप रहा है तो उसका विरोध नहीं करेंगे। धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपने धर्म से प्रेम करिए और दूसरों के धर्म से घृणा बिल्कुल ना करिए, और किसी भी विशेष धर्म को आप फेवर ना करें, है ना। तो ये चीज है। फिर कठोरता और लचीलेपन, यानी कठोर भी है और लचीलापन भी है। जहां चाहिए सख्ती की वहां सख्ती, और जहां चाहिए कि नहीं भाई थोड़ा बहुत रियायत दी जानी चाहिए, थोड़ा बहुत ढील दी जानी चाहिए। तो कुछ इस तरह एक खाका तैयार हुआ संविधान का, नियम कानून तैयार हुए। तो इतना तो आपके माइंड में आ गया होगा कि कल मैंने 1934 स्वराज पार्टी से लेकर के जो चीजें आपको बताई, फिर ब्रिटिश का जो मतलब उन्होंने क्लीमेंट एटली ने जो भेजा, कैबिनेट मिशन योजना 1946, और उसके बाद आपका संविधान समिति, संघीय समिति, प्रांतीय चुनाव, चुनाव के बाद किसको कौन सा पद मिला, किस विभाग को किसने संभाला, जैसे प्रारूप समिति, है ना, लोक लेखा समिति, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह की चीजें जो जानकारी है मैंने आपको बता दी। किस डेट पर क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद कैसे स्थायी अध्यक्ष बने, उसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष कैसे रहे। तो ये नॉलेज होती है। ये नॉलेज आपको प्रकरण कहानी के माध्यम से मैंने कल के वीडियो में क्लियर कर दी थी। अब शुरू करते हैं। ये अब तक का था रिवीजन जो हमने अब तक पढ़ा, मतलब अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि कैसे इतना चीज हुआ 26 जनवरी 1950 तक का, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लोग अच्छे से जवाब दे सकते हो। दूसरी चीज ये है कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। हाँ, देखिए विदेशी संविधान से क्या क्या लिया गया। देखिए सबसे पहला जो संविधान था वो अमेरिका का था। अगर आपसे पूछता है कि विश्व में सबसे पहला संविधान कहाँ पे वो हुआ, तो अमेरिका होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देश है ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड समझ लीजिए। यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि ये जो संसद भवन है,
इसमें जो नियम कानून बनते हैं, ये जो सांसद चुन के जाते हैं और जो काम करते हैं, ये जो है हमने ब्रिटेन से लिया। विधि का शासन, विधि का मतलब होगा कि एक नियम, एक कानून और उसका पालन हर जनता के लिए अनिवार्य होगा, ये होता है विधि का शासन। तो अगर कभी पूछता है कि भाई संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से कहाँ से लिया गया है, तो जवाब होगा ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से है? ब्रिटेन से है। विधायी प्रक्रिया, है ना। एकल नागरिकता, ये बहुत ज्यादा पूछता है कि बताइए एकल नागरिकता हमारे संविधान में कहां से लिया गया है, तो जवाब होगा ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदन व्यवस्था, मूल अधिकार, प्रस्तावना, प्रस्तावना भी पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए ब्रिटेन से पूछेगा संसदीय शासन, एकल नागरिकता, प्रस्तावना, और इसके बाद पूछेगा राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ठीक है, ये चार चीजें आपसे ब्रिटेन में पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। मैंने है तो सारी चीजें आपके सामने कि ब्रिटेन से, देखिए यहां पर अगर हम बात करें मूल अधिकार, प्रस्तावना और राष्ट्रपति अभियोग, ये अमेरिका से है। ठीक है, केवल और केवल ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता। तो संसदीय शासन और एकल नागरिकता ब्रिटेन से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मूल अधिकार, प्रस्तावना और राष्ट्रपति पर अभियोग, ये अमेरिका से है। ये आपसे तीन चीजें अमेरिका से पूछेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कनाडा, कनाडा से क्या है? आपके गवर्नर की नियुक्ति और संघीय व्यवस्था। हालांकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। जर्मनी, जर्मनी में क्या है? आपातकाल यानी इमरजेंसी, ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इमरजेंसी जो है वो कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा भाई जर्मनी। तो आपको क्या क्या याद करना है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय शासन, अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रस्तावना, प्रस्तावना भी पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद कनाडा छोड़ दीजिए, कनाडा का नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में ज्यादातर। जर्मनी का पूछता है, आपातकाल, इमरजेंसी, जर्मनी। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस से मूल कर्तव्य। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अमेरिका से ये जो आप देखेंगे कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका से मूल अधिकार है ना, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, ये सारी चीजें, धर्म का अपना जो है, ये सब चीजें का अधिकार, तो ये जो है मूल अधिकार में आता है। लेकिन मूल कर्तव्य क्या करें? देश और संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, झंडे का आदर करना हमारा कर्तव्य है, सार्वजनिक स्थानों की जो शुचिता है वो बनाए रखना कर्तव्य। तो 10 प्रकार के 10 प्रकार के हैं आई थिंक। मूल कर्तव्य जो है ये आपको देखने को मिलेगा रूस से, और अधिकार जो है वो देखने को मिलेगा अमेरिका से। ये आपको डिफरेंस याद करना है। फिर आयरलैंड से हमेशा पूछेगा नीति निर्देशक सिद्धांत, ये अक्सर पूछेगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, और इसके बाद जो है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से है। तो आयरलैंड से एक चीज याद रख लीजिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड का है, ये कंफर्म आप याद कर लीजिए। फिर दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन। हाँ, संविधान में हम संशोधन जिस विधि से करते हैं, इसका नियम हमने साउथ अफ्रीका से लिया। फ्रांस से क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता। अब ये कहाँ से आया? ये 1800 कह रहा हूं मैं, 1700 का जो लास्ट एकदम, मतलब 1787-90 के आसपास जो क्रांति थी, 1787 में फ्रांस में क्रांति हुई, तो उसमें एक नारा था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, यानी सभी व्यक्ति स्वतंत्र हों, सभी व्यक्ति समान हो, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हमारे देश में, और बंधुत्वता यानी भाईचारा, आपस में हम भाईचारे की तरह रहें, सारी चीजें एक साथ, है ना, जैसे अलग अलग धर्म के लोग हैं तो आपस में उनका भेद ना हो, दंगे वगैरह ना हो। तो ये जो कल्पना है ये फ्रांस से आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? ये जो पीपल का डेमोक्रेसी है यही। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है और दोनों सदन की बैठक। अब आपकी कंपटीशन एग्जाम में ओवरऑल क्या क्या पूछता है और आपको क्या क्या याद करने की जरूरत है, देखिए शुरू से एक रिवीजन मारिए। ब्रिटेन से याद करिए संसदीय शासन, एकल नागरिकता, दो चीज ब्रिटेन से याद कर लीजिए। अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग याद कर लीजिए। कनाडा का जो है आप देख सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। जर्मनी का आपातकाल याद कर लीजिए।
जापान का विधि द्वारा स्थापित, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मूल कर्तव्य सोवियत रूस याद कर लीजिए। आयरलैंड का नीति निर्देशक तत्व याद कर लीजिए और राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, और ऑस्ट्रेलिया से याद कर लीजिए समवर्ती सूची। बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो विदेशी स्रोत में लगभग सारे कंपटीशन के क्वेश्चन यहीं से पूछता है। आज तक इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो है विदेशी स्रोत से नहीं पूछा है। तो इतनी चीजें जो है अगर आप कर लेते हैं तैयार तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बारी आती है अनुसूचियों की, यानी संविधान की अनुसूचियां देख लीजिए। पहली अनुसूची में क्या है संविधान के? राज्य यानी 28 और संघ शासित क्षेत्र 9 का वर्णन है। पहली अनुसूची में हमारे जो देश में 28 राज्य थे, उस समय की बात है 1947 की, है ना, 1950 के आसपास 28 ही राज्य थे, अब तो ज्यादा हो गए हैं। तो और 9 संघ शासित क्षेत्र का वर्णन, ये आपको प्रथम अनुसूची में मिलेगा। दूसरी अनुसूची में है अलग अलग पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन की, किस पद पर किस पदाधिकारी को कितना वेतन मिलेगा, क्या क्या भत्ते रहेंगे और उनकी पेंशन। तो इन सब का वर्णन आपको किस में मिलेगा? दूसरी अनुसूची में मिलेगा। तीसरी अनुसूची में अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, यानी जैसे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, राज्यपाल शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, तो ये सब जो है तृतीय अनुसूची में जो क्या है, इनके शपथ लेने का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है? अलग अलग राज्य तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान है। कैसे, इसको जरा समझिए। चौथी अनुसूची है इंपॉर्टेंट। जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनका और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन, संघीय क्षेत्र में ये कैसे राज्यसभा में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, इस चीज की जो नियम कानून है वो आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिलेगा। पांचवी अनुसूची में क्या है? अलग अलग अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। अब देखिए, अनुसूचित यानी जिनकी सूचना नहीं है, और अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन होगा, ये पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। छठवीं में क्या है? छठवीं में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी जो जनजातियां हैं इनका प्रशासन छठवीं में है। तो पांचवी छठवीं मान लीजिए कि जनजाति पर रिलेटेड है। सातवीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, और इसके अंतर्गत 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जरा आप याद रखिए, सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची किसका विषय है, तो ये जो है सातवीं अनुसूची का विषय है, ठीक है, सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भारत की 22 भाषा का उल्लेख जो है ये आपको आठवीं अनुसूची में मिलेगा। नौवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, इसके अंतर्गत, यानी पहले जो है बस 8 ही अनुसूचियां थी, नौवीं जो है जोड़ी गई, 51 में एक संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का विवरण किया गया, यानी राज्य जो संपत्ति का अधिग्रहण करता है, ये वहां पर भूल गए थे 8वीं अनुसूची तक, इसका विवरण नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में एक संशोधन किया और फिर राज्यों का जो है जोड़ दिया कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कैसे कर सकता है। 10वीं अनुसूची में क्या हुआ कि इस अनुसूची में संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, यानी 1985 तक मात्र 9 अनुसूची थी, 1985 में 10वीं अनुसूची आई और इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि भाई दल बदल प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची आपका जवाब होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये फैक्ट है, इसलिए मैं इसे आपको कहानी की तरीके से नहीं बता सकता, ये फैक्ट आपको याद करना ही करना है। जैसे 5वीं 6वीं अनुसूची जनजाति की है, 7वीं अनुसूची जो है वो क्या है, 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा केंद्र, संघ और समवर्ती, ये है। और इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा है, 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, ये जो है दल बदल कानून से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ, 11वीं अनुसूची आई और इसमें पंचायती राज और पंचायतों के लिए
29 विषय का वर्णन है। तो 11वीं अनुसूची कब आई? 1992 में। किसके लिए? पंचायती राज संस्था और पंचायती के जो विषय हैं 29 विषय पंचायत के, इनका डिस्क्रिप्शन जो है आपको 11वीं में मिलेगा। और सबसे लास्ट है 12वीं, ये 74वां संशोधन 92 में हुआ। इसके बाद शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था का वर्णन है, इसमें नगर पालिका के लिए 18 विषय। तो 11वीं में ग्राम पंचायत मान लीजिए पंचायती, जिसमें 29 विषय हैं, ये याद रखिए। और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत, जिसमें 18 विषय हैं। तो इसको याद कर लीजिए। तो टोटल 12 अनुसूची का मोटा मोटा हिसाब अगर आप क्लियर करें तो बस यही कुछ है। इसमें आपको याद यही रखना है। 10वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, दल बदल कानून वाला। 8वीं अनुसूची भाषा वाला इम्पॉर्टेंट है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जनजाति का है, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला। भाषाओं के बाद जो है आप देखेंगे ये संघ सूची, राज्य सूची, 7वीं अनुसूची। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा हुआ? 7वीं याद कर लो, 8वीं याद कर लो, 11वीं 12वीं याद कर लो, यानी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत वाला। 29 विषय, 18 विषय। फिर संविधान के भाग और इनसे संबंधित विषय, यानी भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ये भाग 1 में है। तो अभी तक आपने देखा संविधान के सोर्सेस, किस देश से क्या लिया गया, फिर 12 अनुसूची। अच्छा, ये फैक्ट है, थोड़ा सा ये बोरिंग हो जाता है संविधान में। आप लोग क्या करते हो कि यहीं पे थोड़ा सा बोर हो जाते हो, है ना, कि जब आप संघ, राज्य, अनुसूची, भाग, इकट्ठा अनुच्छेद ये सब देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन इसी को अगर आपने गंभीरता से थोड़ा ले लिया तो फिर संविधान में और अब कुछ नहीं बचा पढ़ने। अगर आपने संविधान में भाग देख लिए, अनुसूची देख ली और थोड़ा बहुत अनुच्छेद देख लिया तो आपको फिर और कुछ बचता ही नहीं है संविधान में कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप समझिए। मेरा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है इस पर, भाग पर और संविधान के अनुच्छेद पर मैंने जो है ये वीडियो बनाया है, उसके लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग इस पर क्लिक करिए और दोनों वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 और अनुसूची वाला। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।